Hello everyone. Today we will study about Order 2 of CPC that talks about frame of suits. So Order 2 Rule 1 talks about frame of suit. So Rule 1 states that every suit shall as far as practicable be framed so as to afford grounds for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them. सो रूल 1 ये कहता है कि सूट उसी मैनर में फ्रेम होना चाहिए जिससे कि कोर्ट फाइनल डिसीजन पे आ सके उस सब्जेक्ट मैटर में जो कि डिस्प्यूट में है और सेम सब्जेक्ट मैटर पे आगे फर्दर लिटिगेशन को भी प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। वहीं पे रूल 2 बात करता है सूट टू इंक्लूड दी होल क्लेम। सो रूल 2 का सब रूल 1 कहता है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish and portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. So रूल 2 का सब रूल 1 कहता है कि सारे सूट में टोटल क्लेम इंक्लूड होना चाहिए जिसके लिए प्लेंटिफ इंटाइटल्ड हो कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में, और प्लेंटिफ अगर चाहे तो वो रिलिंक्विश यानी कि छोड़ सकता है कोई भी पोर्शन अपने क्लेम का सूट को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर लाने के लिए। दैट मीन सूट को कोर्ट के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर लाने के लिए। अब सब रूल 2 बात करता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ क्लेम where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. So सब रूल 2 बेसिकली ये कहता है अगर प्लेंटिफ ओमिट कर देता है या फिर इंटेंशनली छोड़ देता है अपने क्लेम का कोई भी पोर्शन, तो वो छोड़े हुए पोर्शन के लिए आगे कोई भी फर्दर सूट नहीं ला सकता है। नाउ सब रूल 3 टॉक्स अबाउट omission to sue for one of several reliefs. It states that a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. सब रूल 3 वहीं पे ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इंटाइटल्ड है एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वो सू कर सकता है सारे रिलीफ के लिए या कोई भी एक रिलीफ के लिए। लेकिन अगर वो ओमिट करता है या फिर रिलिंक्विश करता है कि वो किसी भी पार्टिकुलर रिलीफ के लिए सू नहीं करेगा, तो वो आगे कोई भी सूट नहीं ला सकता है उस रिलीफ के लिए, उस रिलीफ को क्लेम करने के लिए जिसको कि उसने पहले ओमिट कर दिया हो या रिलिंक्विश कर दिया हो। लेकिन अगर वो कोर्ट के लीव के साथ कोई भी रिलीफ को ओमिट करता है या रिलिंक्विश करता है, तो वो आगे सूट ला सकता है उस क्लेम के लिए। और हम सब रूल 2 के एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। रूल 2 के एक्सप्लेनेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस रूल के पर्पस के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन या कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी या कोई भी और क्लेम जो कि सेम ऑब्लिगेशन से अराइज होता हो उसको हम सिंगल कॉज ऑफ एक्शन मानेंगे। यानी कि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन जैसे कि कोई लीगल ड्यूटी कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। कोलेटरल सिक्योरिटी होता है एक एडिशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो कि ऑब्लिगेशन के बैकअप के रूप में दिया जाता है, और कोई क्लेम जो कि सेम ऑब्लिगेशन से अराइज हो रहा हो। इलस्ट्रेशन हम देख सकते हैं, ए ने अपना घर बी को रेंट पे दिया था 1200 रुपये में। रेंट जो है 1905, 1906 और 1907 का ड्यू था और अनपेड था, लेकिन ए ने बी को 1908 में सिर्फ 1906 के रेंट के लिए ही सू किया।
तो ए अब उसके बाद बी से 1905 और 1907 का जो रेंट था वो क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा क्लेम इंक्लूड ही नहीं करा। जब वो ए के खिलाफ सूट फाइल कर रहा था तो जितना क्लेम उसने इंक्लूड करा उसको उतने के खिलाफ ही रिलीफ मिलेगा, उतने के रिस्पेक्ट में ही रिलीफ मिलेगा। वहीं पे रूल 3 बात करता है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। सो रूल 3 बेसिकली, रूल 3 का सब रूल 1 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, a plaintiff may unite in the same suit several cause of action against the same defendant or the same defendant jointly, and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such cause of action in the same suit. सो रूल 3 का सब रूल 1 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कुछ और प्रोवाइड किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नहीं कुछ प्रोवाइड किया गया है तो प्लेंटिफ यूनाइट कर सकता है सेम सूट में अपने, अगर उसके बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन हैं तो उन सारे कॉज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकता है सेम डिफेंडेंट के खिलाफ, या अगर बहुत सारे डिफेंडेंट ज्वाइंटली हैं तो उनके खिलाफ। वहीं पे अगर बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं जिनका कॉज ऑफ एक्शन है और वो सारे प्लेंटिफ्स का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम डिफेंडेंट के खिलाफ है, या फिर सेम डिफेंडेंट्स जो कि ज्वाइंट है उनके खिलाफ है, तो वो भी उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर हम सब रूल 1 को और इजी वे में समझे तो सब रूल 1 बेसिकली ये कहता है कि एक सिंगल प्लेंटिफ मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो कि सेम डिफेंडेंट के खिलाफ है उन सब को वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि ए है, ए का कोई क्लेम है बी के खिलाफ, ए का मल्टीपल क्लेम्स है बी के खिलाफ, तो ए सारे क्लेम्स को ज्वाइन करके बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर 3 प्लेंटिफ है ए बी सी, उनका बहुत सारा कॉज ऑफ एक्शन है डी के खिलाफ, तो वो क्या करेंगे, ए बी सी तीनों अपने कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करेंगे और सूट फाइल करेंगे डी के खिलाफ। वहीं पे तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर सिंगल प्लेंटिफ है और सिंगल प्लेंटिफ का बहुत सारा कॉज ऑफ एक्शन है बहुत सारे डिफेंडेंट के खिलाफ, तो सारे डिफेंडेंट के खिलाफ वो सारे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, उनका बहुत सारा कॉज ऑफ एक्शन है बहुत सारे डिफेंडेंट के खिलाफ, तो वो उनको भी ज्वाइन कर सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन में, जैसा कि हमने ऑर्डर 1 के रूल 1 और रूल 3 में पढ़ा है, जो कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट की बात करता है। वहीं पे इसका सब रूल 2 ये कहता है कि जब कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर दिया गया है तो कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो डिपेंड करेगा टोटल वैल्यू कितनी है सब्जेक्ट मैटर की, सूट जिस दिन फाइल किया गया उस दिन जितनी टोटल वैल्यू होगी सब्जेक्ट मैटर की उस पे ही कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन किया जाएगा। अब रूल 4 बात करता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली it states that no cause of action shall, unless with the leave of the court, be joined with a suit for the recovery of immovable property except। सो ये कहता है कि कोई कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन नहीं हो सकता है बिना कोर्ट के लीव के इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के केस में, अनलेस जब तक कि जो क्लेम है वो मैसने प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट से रिलेटेड ना हो उस प्रॉपर्टी के जो कि क्लेम किया गया हो या जिसका कोई पार्ट क्लेम किया गया हो। दूसरी बात, जब तक जो क्लेम है वो किसी डैमेज से रिलेटेड ना हो जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से अराइज हुआ हो जिसके अंदर प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट को लिया गया हो। तीसरी बात, क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो जो सेम कॉज ऑफ एक्शन है उस पर अगर कोई रिलीफ बेस्ड है तो उस रिलीफ को भी रूल 4 के अंदर हम
ज्वाइन कर सकते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन में। और इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि इस रूल का कुछ भी किसी पार्टी को नहीं रोकता है जो कि फोरक्लोजर और रिडम्पशन का सूट लाई है कि आप मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के पोजीशन को नहीं मांग सकते हैं। उन पार्टीज़ को नहीं रोकता है इसका कोई प्रोविज़न जो पार्टीज़ फोरक्लोजर और रिडम्पशन का सूट लाती है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब अगर हम रूल 5 देखें तो रूल 5 कहता है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। सो बेसिकली ये कहता है कि कोई क्लेम जो कि किया गया हो या खिलाफ किया गया हो किसी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर के, उसको ज्वाइन नहीं किया जाएगा उनके पर्सनल क्लेम के साथ जब तक ये प्रूफ ना हो कि उनका जो पर्सनल क्लेम है वो रिलेटेड है उस स्टेट से जिसको कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हों, या फिर वो इंटाइटल्ड हो या फिर लाइबल हो उन क्लेम्स के लिए डिसीज्ड पर्सन के साथ जिनको कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हों। वहीं पर रूल 6 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। रूल 6 बेसिकली ये कहता है कि कोर्ट जो कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया गया है रूल 3 के अंदर उसका सेपरेट ट्रायल भी करा सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक सूट में इन कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने से सूट डिले हो सकता है, ट्रायल डिले हो सकता है, या ट्रायल एम्बेरस हो सकता है, या कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज हो सकती है। तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकती है और भी कोई ऑर्डर दे सकती है जो कि कोर्ट को एक्सपीडिएंट लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एक्सपीडिएंट मीन्स नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। रूल 7 बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू मिसज्वाइंडर। सो रूल 7 ये कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्शन हैं मिसज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में रेज किए जाने चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी सूट फाइल होने के बाद जल्दी से जल्दी, या तो फर्स्ट हियरिंग में होने चाहिए। और उन केसेस में भी ऑब्जेक्शन रेज हो सकते हैं जिनमें इशू सेटल हो चुका हो या सेटल हो रहा हो या सेटल होने से पहले, जब तक वो जो ऑब्जेक्शन का ग्राउंड है वो खुद ब खुद कोर्ट के आगे अराइज ना हो गया हो। और अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया तो राइट जो है ऑब्जेक्शन का वो वेव ऑफ हो जाएगा पार्टीज का। सो आज हमने पढ़ा ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्डर 3 ऑफ सीपीसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।